अगला कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिएगा, एक वेव इस तरह जा रही है, एक वेव इस तरह जा रही है, इन दोनों का हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत ही स्पेशल केस ले रहे हैं जहां दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। तो हम बात कर रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली सेम मीडियम, अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में इंटरफियर करती तो क्या होता? तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव 1, और इसका आता a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 2। फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का ओमेगा सेम है, मीडियम भी सेम है तो स्पीड भी सेम है, और इनडायरेक्टली k भी सेम निकल आएगा। फेज शायद डिफरेंट हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड सेम है। तो अब अगर हमें y नेट निकालना होता तो ये स्केलर समेशन y1 प्लस y2 होता, और y1 प्लस y2 इनको जोड़िए तो a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 2। एक 5 1 है, एक 5 2 है। CD फॉर्मूला लगा के हम कंबाइन कर सकते हैं। तो साइन c प्लस साइन डी, 2a sin c प्लस डी बाय 2 kx प्लस 5 1 प्लस 5 2 बाय 2 कॉस ऑफ दिस माइनस दिस, एक माइनस था एक प्लस था, सॉरी वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में थी तो एक माइनस है एक प्लस है, माइनस है एक प्लस है। तो इसमें से कॉस के साथ इसमें से ये घटा दो तो ओमेगा टी प्लस 5 2 माइनस 5 1 बाय 2 ये बना। तो देखिए यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, ओमेगा अलग हो गया, ओमेगा टी वाला टर्म, kx वाला टर्म अलग हो गया, क्योंकि एक जगह माइनस था एक जगह प्लस था, हमने इनको कंबाइन किया तो CD फॉर्मूले के हिसाब से x वाला टर्म अलग हो गया, t वाला टर्म अलग हो गया। तो अगर हम इस पे देखें तो ये वाला टर्म हमारा एम्पलीट्यूड दैट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली इनटू cos ओमेगा t प्लस 5 2 माइनस 5 1 बाय 2, और मैं चाहूं तो इसी को साइन ओमेगा टी प्लस सम डेल कुछ लिख सकता हूं, या इसको नया फाई लिख देता हूं। और अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम इस पे गौर करें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है a sin ओमेगा टी प्लस 5, और ये 5 वाला टर्म सबके लिए सेम है, 5 2 माइनस 5 1 बाय 2 इट इज अ कांस्टेंट। तो सभी के SHM का इतना वाला टर्म सेम है। आखिरकार ये समझने की कोशिश करिए, अभी भी x, t है। ये जनरल इक्वेशन थी yx, t, ये जनरल इक्वेशन थी yx, t, और दो जनरल इक्वेशन को हमने कंबाइन किया तो जनरल इक्वेशन ही मिलेगी कि किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे जब हमने डिस्प्लेसमेंट किया तो ये SHM कर रहे हैं, लेकिन एक खास बात, ए एम्पलीट्यूड इनका x का फंक्शन है, मतलब अलग अलग पार्टिकल जो x पे लोकेटेड है उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहां से दिख रहा है फेज सेम है, फेज सेम है मतलब एक साथ मीन पोजीशन पे है, एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे है, क्योंकि फेज सबका सेम है, ठीक है। हां, जहां तक एम्पलीट्यूड की बात करें, ये एम्पलीट्यूड का फंक्शन ax साइनसोइडल फंक्शन है, एम्पलीट्यूड आया 2a sin kx प्लस 5 1 प्लस 5 2 बाय 2, यह एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड खुद x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू माइनस a से माइनस 2a से 2a के बीच में लाई करेगी। अब एम्पलीट्यूड नेगेटिव तो होता नहीं, तो फिर ये नेगेटिव माइनस 2a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कुछ और नहीं, माइनस 2a रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो गया तो फेज में एक एक्स्ट्रा पाई का चेंज आ जाएगा।
तो एम्पलीट्यूड अगर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव अंदर भेजेंगे, पाई का चेंज आ जाएगा। तो हम जनरली एम्पलीट्यूड को लिखते हैं ऐसे, ये मैग्नीट्यूड है। और अगर AX पॉजिटिव है, AX अगर पॉजिटिव है तो सबका फेज फाई है, AX अगर नेगेटिव है तो सबका फेज, जैसे AX अगर पॉजिटिव है तो सभी का फेज वाकई में फाई आया, नेगेटिव आया तो सभी का फेज फाई प्लस पाई आया। तो दो ही पॉसिबल फेजेस आए, या तो वो फाई है या फाई प्लस पाई है। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इस वेव को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। स्टैंडिंग वेव कहने की वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जरा सोचिए, AX की वैल्यू ये वाली निकली तो कभी ना कभी ये चीज जीरो भी होगी जब ये n पाई होगा। अंदर वाला एक्सप्रेशन अगर n पाई हो गया तो एम्पलीट्यूड जीरो है। एम्पलीट्यूड जीरो होने का मतलब द पार्टिकल इज नॉट ऑक्सीलेटिंग एट ऑल, क्योंकि अगर ये चीज जीरो हो गई तो ये कुछ भी कर ले उसको नॉन जीरो नहीं कर सकता। ये चीज जीरो है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज जीरो। तो अगर EX आपका जीरो हुआ तो वो पॉइंट हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, जिसे हम दूसरा नाम देंगे नोड। मतलब वो पॉइंट हिल ही नहीं रहा है, वो अपनी जगह फिक्स हो चुका है। तो ये वाला पॉइंट अपनी जगह फिक्स हो चुका है, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल व्हेन एम्पलीट्यूड बिकम्स जीरो। तो मान लीजिए यहां पे एम्पलीट्यूड जीरो था, तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जब उसको n पाई करोगे, तो ऐसे ये नोड्स की लोकेशन आएंगी। तो ये वाले पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। और जरा सोचिए, हर दो n पाई के बीच में एक ऑड पाई बाय 2 आएगा। ऑड पाई बाय 2 आएगा मतलब ये मैक्सिमा पे जाएगा 2a। तो ये इनके बीच में एम्पलीट्यूड 2a आएगा। तो अगर यहां एम्पलीट्यूड 2a लिखा तो इनके बीच में एम्पलीट्यूड -2a आएगा। सोचिए कि पहले हम जैसे मान लीजिए उसकी वैल्यू n पाई की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये लिखते तो ये नोड की लोकेशन होती। तो यहां पे पाई बाय 2 लिखते तो इस पे पॉजिटिव, 3 पाई बाय 2 पे नेगेटिव, 5 पाई बाय 2 पे पॉजिटिव, ऐसे। तो ये नोड्स, एंटी नोड, नोड, इसे एंटी नोड कहते हैं, जहां एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। तो नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, इस तरह के पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये नोड्स का मिलना मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है जो मूव ही नहीं कर रहे, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हिले ही नहीं। तो हम उन नोड्स के मिलने को से हमें अंदाज लग जाता है कि हम उस वेव की बात करें जो मूव नहीं कर रही है। क्यों? अगर मूव कर रही होती तो हर पार्टिकल डिस्टर्ब होता, क्योंकि मान लीजिए किसी भी समय पर वेव ऐसी है। अब ये वेव अगर ट्रैवलिंग होती तो ये वाले पॉइंट पे कभी ना कभी ये डिस्प्लेसमेंट आता तो ये अपनी हाइट ले लेता, जबकि ये तो हिल ही नहीं रहा है। नोड वाला पॉइंट अगर ये चीज जीरो है तो ओवरऑल जीरो है। और ऐसा तभी हो सकता है कि जो जीरो है वो हमेशा जीरो है जब वेव मूव ही नहीं कर रही है, बस वेव वहां बन गई है। तो हम अभी बात करेंगे कि अगर वेव मूव नहीं कर रही तो डिस्प्लेसमेंट हो कैसे रहे, तो हम बात करेंगे अभी। फिलहाल इतना समझने की कोशिश करिए कि कहीं नोड से, और नोड्स क्या है, जब AX की वैल्यू जीरो है वो नोड से, और नोड्स की लोकेशन पे वेव मूव नहीं कर रही है क्योंकि वहां पे वो स्टेशनरी पॉइंट आ गया, तो डिस्टरबेंस ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टैंडिंग वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन मिली हमें 2a साइन kx प्लस समथिंग साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग। ये साइन की जगह कॉस भी हो सकते हैं, पाई बाय 2 का चेंज आ जाएगा। तो ये सिंपली हमारा ax है, ये हमारा, तो ax साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ओवरऑल ये इक्वेशन ऑफ SHM ही लिखिए, इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल एट x। तो किसी भी x पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ SHM है, तो ये अभी भी yx,
टी है। बस पिछली बार से अंतर यह है कि x अलग हो गया, t अलग हो गया। तो अगर ये हमारा kx प्लस डेल n पाई हो जाता तो हमारा एम्पलीट्यूड 0 निकल आता। इसका मतलब पार्टिकल इज स्टेशनरी, ये पार्टिकल हिल ही नहीं रहा है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड नोड। और ये मैथमेटिकली मल्टीपल नोड्स आते, नोड्स की लोकेशन हम निकाल सकते हैं। तो नोड्स की लोकेशन आई n पाई, तो kx n पाई माइनस डेल बाय k को 2 पाई बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये आया n लैम्डा बाय 2 माइनस डेल बाय 2 पाई इंटू लैम्डा, ठीक है। n लैम्डा बाय 2 मतलब n की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हर दो नोड के बीच में गैप लैम्डा बाय 2 का होगा। हर लैम्डा बाय 2 बाद नोड मिलेगा, क्योंकि ये एक एपी है, ऐसी एपी जिसका कॉमन डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। अब अगर kx प्लस डेल की वैल्यू ऑड पाई बाय 2 हो गई, ऑड पाई बाय 2, इसका मतलब ax की वैल्यू या तो प्लस या माइनस, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। इसका मतलब पार्टिकल इज ऑक्सीलेटिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये पार्टिकल सबसे बड़े एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, बस n पाई की जगह ऑड पाई बाय 2 लिख दें, बाकी सब चीजें तो सेम है। तो ऑड पाई बाय 4, n पाई की जगह ऑड पाई बाय 2, तो ऑड लैम्डा बाय 4 माइनस डेल लैम्डा बाय 2 पाई, ठीक है। अब ये भी देखें तो ये भी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस लैम्डा बाय 4 नहीं, लैम्डा बाय 2। ऑड का एक 2n+1 आएगा, उसका एक 2 आएगा, तो ये भी एपी है, कॉमन डिफरेंस लैम्डा बाय 2। और सही बात है, हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आएगा, तो दिस इज कॉल्ड एंटी नोड। हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आएगा, ठीक है। तो लोकेशन ये तो समझ में आ गई होगी कि नोड 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 ये स्टेशनरी पॉइंट है जो कि नहीं हिल रहे हैं। एंटी नोड ये सबसे ज्यादा हिल रहे हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो इनको आप क्लैंप की तरह पॉइंट मान सकते हो कि मोशन कर रही है, ये पॉइंट हिल ही नहीं रहे हैं, ऐसे लग रहा है मानो किसी ने उनको बांध के रखा हो, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडिंग वेव में नोड्स और एंटी नोड्स की लोकेशन मिल गई। और ऑब्वियसली ये गैप लैम्डा बाय 2 है, ठीक। अब हम बस ये बात करते हैं कि इसका आखिरकार स्नैपशॉट कैसा होगा, अलग अलग इंस्टेंट पर वेव कैसे दिख रही होगी। तो ये तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखा इसका, और ऑब्वियसली इससे ओरिजिनल वेव पे जाना है। अगर क्वेश्चन ये होता कि इफ दिस इज स्टैंडिंग वेव व्हाट आर द कंपोनेंट वेव्स, किन दो वेव से मिलकर बनी है, तो CD का उल्टा वाला फॉर्मूला लगा दो। CD का उल्टा वाला a प्लस बी ए माइनस बी वाला, और CD का उल्टा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो अपने आप आपको दो कंपोनेंट वेव मिल जाएंगी, ठीक है। एक प्लस में जा रही होगी, एक माइनस में जा रही होगी। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये वेव मूव कैसे कर रही होगी। तो इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन ही ले लेते हैं जिसको हम अलग अलग इंस्टेंट पे प्लॉट करेंगे। और आसान रखने के लिए मैं क्या करता हूं, ये डेल और फाई नहीं लेता हूं, सो दैट इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। ये नोड है, नोड 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 ऐसे ले लिया मैंने। अब t = 0 पे मैं प्लॉट करता हूं, तो मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा चॉक्स के। कितने कलर हैं मेरे पास? 4। t = 0 छापो, तो t = 0 पे एक्सप्रेशन क्या बना, 2a sin kx इंटू 0 0। तो t = 0 पे हर पॉइंट अपनी जगह है, ऐसा। तो t = 0 पे हमारा स्नैपशॉट एक सिंपली वायर आएगा। स्नैपशॉट में एक सिर्फ वायर दिखेगा।
अब मैं लेता हूं t इक्वल टू टी बाय 8 पे। t बाय 8 रखूंगा मतलब ये पाई बाय 4 बनेगा, ये पाई बाय 4 बनेगा, तो 2a साइन के एक्स साइन पाई बाय 4, समझ गया ना, t पे 2 पाई तो t बाय 8 पे पाई बाय 4, तो ये a√2 साइन के एक्स का ग्राफ आएगा। तो साइन के एक्स का ग्राफ, ये x इक्वल टू 0 है, तो साइन के एक्स का ग्राफ, इस बार मैंने कलर लिया ये, तो साइन के एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये हाइट आएगी a√2, मतलब ये वाला पॉइंट उठ के यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां, फील करिए, ये सभी पॉइंट ऊपर गए हैं और ये सभी पॉइंट नीचे गए हैं, फिर ये सभी पॉइंट ऊपर गए। अब देखते हैं t इक्वल टू टी बाय 4 पे, t बाय 4 पे 2a साइन के एक्स साइन पाई बाय 2, तो 2a साइन के एक्स और 2a साइन के एक्स ऐसा बनेगा, बस इसकी हाइट आएगी 2a, और यहां 2a ऊपर तो यहां -2a इधर, और सही बात है इस एंटी नोड पे +2a है तो इस वाले एंटी नोड पे -2a होगा, फिर इस एंटी नोड पे ये, और शायद ये फील कर पा रहे हो कि ये अभी भी ऊपर गए हैं, ये नीचे गए हैं। अब हमसे पूछा जाए t इक्वल टू 3t बाय 8 पे, 3t बाय 8 मतलब 2a साइन के एक्स साइन 3 पाई बाय 4, तो वापस ये a√2 साइन के एक्स ऐसा बनेगा ग्राफ, a√2 साइन के एक्स मतलब वापस से यही बनेगा, और देखिए t इक्वल टू टी बाय 2 पे व्हाइट वाला बनेगा क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाएंगे 0, t बाय 2 मतलब पाई, डिस्टरबेंस हो जाएंगे 0, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन, t इज इक्वल टू टी बाय 2, टी बाय 2 प्लस टी बाय 8, टी बाय 2 मतलब पाई और पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 में ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा -√2, तो यहां पे y की वैल्यू -a√2 साइन के एक्स मिलेगी, तो यही डिस्टरबेंस इस तरह मिलेंगे, और मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है, t इज इक्वल टू टी बाय 2 प्लस टी बाय 8, टी बाय 4 पे ये येलो वाला नीचे। इमेजिन करने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है, ये इस तरह है, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, सीधा हुआ, फिर नीचे की तरफ गया, तो ये ऐसे ऐसे वापस आया, सीधा हुआ, नीचे और नीचे, तो ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, ये वाले पॉइंट अपनी जगह है। लेकिन खास बात ये है कि इन दोनों में जब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये ऐसे है, ये ऐसे, तो कुछ मोशन बनाना बड़ा मुश्किल है, इस तरह आउट ऑफ फेज ऐसी कि ये जब ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सिमुलेशन से भी दिखा देता हूं, लेकिन कोशिश करिए कि पहले से आप इमेजिन कर सकें। अब इस दौरान देखिएगा वेलोसिटीज का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ये वो पार्टिकल है जिसने कभी वेलोसिटी नहीं ली, इसने कभी वेलोसिटी नहीं ली, इसने कभी नहीं ली, इसने कभी नहीं ली। नोड्स वाले पार्टिकल कभी हिले ही नहीं, लेकिन एंटी नोड वाले सबसे तेज हिल रहे हैं, सबसे ज्यादा हाइट तक जा रहे हैं, सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। और नोड वाले तो कभी एम्पलीट्यूड ले ही नहीं रहे, ठीक है। इन बिटवीन एम्पलीट्यूड कुछ कम है, तो एम्पलीट्यूड 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर 0 से मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। हां, इन सभी को आप कह सकते हैं सभी आपस में फेज में है, क्योंकि सभी एक साथ मैक्सिमा ले रहे हैं। ये आपस में फेज में है क्योंकि सभी एक साथ मिनिमा ले रहे हैं, लेकिन ये और ये दे आर आउट ऑफ फेज। तो मैं यहां से इसको अगर एक लूप कहूं, लूप 3, ये लूप 2, लूप 1, all particles in single loop oscillate in phase with different amplitude.
पहला पॉइंट कि सिंगल लूप में जितने पार्टिकल हैं सभी फेज में एक साथ मैक्सिमा ले रहे हैं, एक साथ मिनिमा, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। और सेम फेज में मतलब एक साथ मीन पोजीशन पे, एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे। सेकेंड, पार्टिकल्स इन सक्सेसर लूप्स आर आउट ऑफ फेज। एक पार्टिकल इस लूप में है, एक पार्टिकल इस लूप में है, दोनों पार्टिकल आउट ऑफ फेज हैं, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा होगा ये नीचे आएगा, ये ऊपर जा रहा होगा, लेकिन अल्टरनेट लूप्स में वापस फेज में आ गए, तो ये दोनों ऊपर, ये नीचे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह मोशन हो रही है। हम इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे कि ये मोशन हो रही है तो स्ट्रेन कहां मैक्सिमम है, एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा सिमुलेशन देख के इसको कॉमन सेंस बना लेंगे। दो वेव्स बनाने जा रहा हूं। एक वेव की इक्वेशन होगी a sin kx माइनस ओमेगा टी, और एक के लिए मैं ओमेगा 1 लेता हूं और एक के लिए ओमेगा 2 लेता हूं। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखूंगा, तो फिलहाल तो दोनों का ओमेगा भी सेम है, kx प्लस ओमेगा टी। इस तरह के दो फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी स्लाइडर बना रखे हैं, अब मुझे फंक्शन क्रिएट करना है। तो पहला फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूं a साइन kx माइनस ओमेगा 1 टी। तो ये वेव पॉजिटिव साइड मूव कर रही होगी, ये बनाया वेव। अभी सिमुलेशन रन नहीं कर रहा इसलिए वेव मूव नहीं कर रही है, तो मैं वेव का कलर ले लेता हूं रेड। ये पहली वेव हो गई। दूसरी वेव नेगेटिव साइड, तो पहले चेक कर लीजिए, देखिए पॉजिटिव साइड मूव कर रही है। अब दूसरी वेव मैं क्रिएट कर रहा हूं जो नेगेटिव साइड मूव करेगी, तो a साइन के एक्स प्लस ओमेगा 2 टी। ठीक है, ये दूसरी वेव बनाई हमने। दूसरी वेव का मैं कलर रखता हूं ग्रीन। ठीक है, अब मुझे एक तीसरी वेव बनानी है जो इनका रिजल्टेंट है, जो दोनों का समेशन है। फिलहाल देखिए दोनों मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, अब मैं तीसरी वेव बनाता हूं जो इन दोनों का समेशन है। तो पहला फंक्शन था a साइन के एक्स माइनस ओमेगा 1 टी। दूसरा फंक्शन था a साइन के एक्स प्लस ओमेगा 2 टी। ये अपोजिट डायरेक्शन की हमने वेव रखनी। ठीक है, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा 1 टी, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा 2 टी, सीधे स्केलर समेशन किया। ये तीसरी वेव है। तीसरी वेव के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ और थिकनेस तीसरी वेव की थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 2.5 पिक्सल ये थिकनेस कर दी। ठीक है, तो दोनों वेव हमें पता है। अब हम देखते हैं इनका रिजल्टेंट सीधे सीधे कैसे बनेगा। जरा देखिए, रिजल्टेंट ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर नीचे कुछ पॉइंट क्लैंप हो चुके हैं और वो ऊपर नीचे जा रहा है। तो रिजल्टेंट में यहां पे ये नोड्स हो गए, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, इस तरह ये नोड बन गए। ठीक है, अब अगर मैंने इसी में k बदल दिया होता, ओमेगा अब भी सेम है तो स्टैंडिंग वेव अब भी बनेगी, लेकिन उस स्टैंडिंग वेव में नोड्स की लोकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे k बढ़ा रहा हूं, नोड्स पास पास आ गए, k कम कर रहा हूं, नोड्स दूर दूर हो गए। ये एम्पलीट्यूड मैंने कम किया, तो स्टैंडिंग वेव की कंडीशन हमेशा बन रही है। लेकिन अगर मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 डिफरेंट कर दूं, ये स्टैंडिंग वेव अब भी बन रही है क्या? नहीं बन रही है। गौर से देखिए, स्टैंडिंग वेव नहीं है। मैं जूम करके दिखाता हूं इसी चीज को।
लग रहा है स्टैंडिंग वेव, लेकिन आप देखिए वेव मूव कर रही है। क्यों ना मैं बाकी दो को हाइड कर दूं सो दैट आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आए। तो इसकी विजिबिलिटी मैंने फॉल्स की, इसकी विजिबिलिटी भी फॉल्स कर रहा हूं। अब इस वेव को देखिए, ये वेव गौर से देखें तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए दिख रही है। नाउ इट इज नो मोर स्टैंडिंग, क्योंकि ओमेगा दोनों के बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं ओमेगा बराबर करता हूं, जैसे ओमेगा जितना दूर करूंगा उतना ये मूव करते हुए दिखेगी। ओमेगा का गैप जितना बड़ा होगा, ओमेगा की वैल्यू अगर मैं बिल्कुल सेम कर देता हूं, अब हो गई सेम, तो देखिए स्टैंडिंग वेव की कंडीशन। इवन हम एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट कर देते हैं ना, तो भी स्टैंडिंग वेव नहीं बनती। अभी देखिए एक इक्वेशन ओमेगा 1t, एक ओमेगा 2t, तो इसमें मैं बस कैपिटल ए की जगह मैं इसमें 0.6a कर देता हूं, तो अब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। हमारा ग्रीन है, अब देखते हैं, तो अब एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। लेकिन हाँ, अंतर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इस फंक्शन को चेंज नहीं किया, क्योंकि फंक्शन तो हमने इंडिपेंडेंटली रखे थे, कि मेन तो इसको चेंज करना था। तो यहां 0.6 का मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखिए, ये वेव आगे की तरफ जा रही है, स्टेशनरी नहीं है अब। तो स्टेशनरी वेव की कंडीशन ही ये थी कि एम्पलीट्यूड सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, एक कंडीशन। दूसरा फ्रीक्वेंसी सेम हो, तीसरा स्पीड सेम हो, मतलब के भी सेम हो, ये कंडीशन थी। और अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये चार कंडीशन हमारी थी स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए। तो उम्मीद है इससे स्टैंडिंग वेव की मैथमेटिक्स समझ में आ गई होगी। चलो, तो हम स्टैंडिंग वेव में फॉर्मेशन देख चुके हैं, इक्वेशन देख चुके हैं। अब इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 पहले ही आप ट्राई कर लीजिएगा। a साइन पाई बाय 6x प्लस पाई बाय 3t और y2 इज इक्वल टू a की जगह 2 साइन पाई बाय 6x प्लस पाई बाय 3t और यहां कॉस ले लेता हूं। फाइंड लोकेशन ऑफ नोड्स, लोकेशन ऑफ एंटी नोड्स, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, इसकी जगह पहले ये लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ SHM एंड हैज फाइंड मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2। x सेंटीमीटर में है, y मिलीमीटर में है और ये 2 सेंटीमीटर। थर्ड, एम्पलीट्यूड एट x इक्वल टू 5। नोड्स, एंटी नोड्स, लोकेशन, इक्वेशन ऑफ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। y1 y2 दिए हैं, मैंने पूछा नहीं इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव आपको लिखना है और उसी से तो ये निकालोगे, तो ऑटोमेटिकली लिखना पड़ेगा और ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप ट्राई करिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलो सॉल्यूशन देखें। तो y नेट हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्योंकि दो डिस्टर्बेंस सेम मीडियम में है, y1 प्लस y2। वेवलेंथ x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 6 सेकेंड। तो वेव वेलोसिटी अगर पूछी जाती तो 12 और 6, 12/6 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेव है। तो ये नेगेटिव में जा रही है, ये पॉजिटिव है, सॉरी दोनों में प्लस लिख दिया, ओके।
एक नेगेटिव में जा रही है, ये नेगेटिव में जा रही है, एक पॉजिटिव में जा रही है। वाई नेट की वैल्यू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 ऐड करते हैं तो ये साइन और कॉस है, तो CD फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों को साइन में कन्वर्ट करेंगे। π/6x प्लस π/3t इंटू प्लस 2 साइन π/6x माइनस π/3t प्लस π/2। अब तो CD लग जाएगा, तो 2 और 2 4 साइन π/6x प्लस π/4 कॉस, इसमें से ये घटाया π/3t माइनस π/4, ये बना। चाहे तो हम दोनों को साइन में लिख सकते हैं, तो 4 साइन π/6x प्लस π/4 और साइन लिखो इसको साइन π/3t प्लस π/2 जोड़ा तो प्लस π/4, ये आ गया। तो हमने CD फॉर्मूला लगाया इसमें, तो पहले हमने क्या किया, दोनों को साइन बना लिया सो दैट हम CD फॉर्मूला लगा सके। तो कॉस को साइन बनाया प्लस π/2 कर दिया। अब इसमें साइन C प्लस साइन D, 2 साइन 2a, तो 4 साइन C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2, फिर से कॉस को साइन बना दिया, तो ये हमारा AX की तरह काम करेगा, साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5, ये और लिख लेता हूं। चलो देखें, तो ये आया, तो ax की वैल्यू 0 कब है, तो नोट्स अगर निकालना है तो π/6x प्लस π/4 इक्वल टू n पाई, तो पाई से पाई काटा, 6 उधर ट्रांसफर किया, x की वैल्यू 6n माइनस 3/2, n की वैल्यू 0 से छापते जाओ, तो n की वैल्यू 0 पे माइनस 3/2 आएगा, फिर 6 जोड़ते जाओ तो माइनस 1.5, 6 जोड़ो 4.5, 6 जोड़ो 10.5 अप टू सो ऑन। ये नोट्स है। एंटी नोट्स निकालने के लिए आपको पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इनका मिड पॉइंट लिखते जाओ। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा, माइनस 1.5 और 4.5, दोनों का मिड पॉइंट, तो दोनों का एवरेज बाय 2 प्लस 1.5, तो एंटी नोट्स आ गए प्लस 1.5। अब 6 का चेंज करते जाओ, यह इन दोनों का एवरेज, तो 7.5 फिर 6 13.5 अप टू सो ऑन। नोट्स एंटी नोट्स मिल चुके हैं। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ये है, अगर पूछी जाती तो। इक्वेशन ऑफ SHM एंड फाइंड मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2। तो देखिएगा अगले में यही तो आखिरकार इक्वेशन है, तो x इक्वल टू 2 छापते तो y t का फंक्शन आ जाता, x की वैल्यू 2 छापो, π/3 प्लस π/4, 4 साइन π/3 60 डिग्री, π/4 45 105 डिग्री, इनटू साइन π/3t प्लस π/4। ये इसके SHM की इक्वेशन है, यही तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये ओमेगा t प्लस π/4। अब पूछा क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा ए और ओमेगा, तो इसकी पार्टिकल वेलोसिटी आएगी π/3 इंटू 4 साइन 105 डिग्री, मीटर, हाँ यूनिट क्या है, मिलीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये mm में है। लास्ट पूछा है एम्पलीट्यूड एट x इक्वल टू 5, तो यही इसका एम्पलीट्यूड है किसी भी x का, तो एम्पलीट्यूड पूछा है तो इसमें x की वैल्यू 5 छाप दो, 5 π/6, तो 4 साइन 5 π/6 प्लस π/4 mm, ये इसका एम्पलीट्यूड है। फेज डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 2 की ये इक्वेशन थी, x इक्वल टू 5 छापो, 5 की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड यहां आएगा, ये टर्म नेगेटिव है, सोचो ये टर्म पॉजिटिव है, तो एक एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है एक नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आंसर आएगा पाई। दो ही आंसर आ सकते थे, या तो आंसर 0 आता या पाई आता। तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे करते, पहला नोड आया था 1.5 पे, दूसरा आया था 4.5 पे, तीसरा आया था 10.5, x इक्वल टू 2 यहां है, x इक्वल टू 6 यहां है, तो ये जब ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, पाई का चेंज आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, next example, equation of standing wave is 4 cos pi by 6 pi by 4x sin of pi by 12 t plus pi by 3, ये था। अब पूछा होता फाइंड इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव्स। स्पीड ऑफ कंपोनेंट वेव्स, मैक्सिमम पॉसिबल पार्टिकल वेलोसिटी, लोकेशन ऑफ नोड्स, अगला टाइम व्हेन पार्टिकल एट x इक्वल टू 5 रीचेस नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन कर देता हूं। चलो, ये 5 क्वेश्चन है, आपको खुद को पहले ट्राई करना है, फिर मेरे सॉल्यूशन देखने हैं, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन देखें। इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव, तो कंपोनेंट वेव मतलब इसका सीडी का उल्टा वाला लगाना है। ठीक है, सीडी का उल्टा वाला लगाना है, तो एक कॉस है एक साइन है, तो ये साइन सी प्लस डी टाइप का रहा होगा, तो 2 कॉमन लिया, साइन ऑफ इन दोनों का समेशन पाई बाय 12t प्लस पाई बाय 4x प्लस पाई बाय 3। ठीक है, प्लस इन दोनों का डिफरेंस, तो इसमें से ये घटाओ, तो साइन ऑफ पाई बाय 12t माइनस पाई बाय 4x प्लस पाई बाय 3, ये हमने सी डी का उल्टा वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ये कंपोनेंट वेव मिल गई। 2 इसको ट्रांसफर करो, 2 इसको ट्रांसफर करो, 2 अपोजिट डायरेक्शन वाली वेव हैं जिनका एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर है। वेव वेलोसिटी स्पीड, तो वेव लेंथ आई 12 सेंटीमीटर, बाय डिफॉल्ट मैं मान रहा हूं, ये मुझे देना चाहिए हालांकि x सेंटीमीटर में। लैम्डा आया 24 सेंटीमीटर, नहीं लैम्डा ये है x के साथ 8 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड आया 24 सेकेंड, तो वेव वेलोसिटी 8/24, तो 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कंपोनेंट वेव्स हम लिख चुके हैं। थर्ड पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल पार्टिकल एक्सीलरेशन, वो यहां से नहीं मिलेगा, यहां से भी नहीं मिलेगा, आपको रिजल्टेंट से ही मिलेगा। और आखिरकार रिजल्टेंट Ex साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा ए, लेकिन इसका भी मैक्सिमा चाहिए, तो हमें इसका मैक्सिमा चाहिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी 4 ही 2a है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी 4। ओमेगा कितना है π/12, एम्पलीट्यूड है 4 mm पर सेकेंड। मतलब रियलिटी ये थी कि ये पूछा था एंटी नोड की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी किसके पास आएगी, जिसके पास एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा होगा। एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा किसका, एंटी नोड का। तो ये a की वैल्यू 2 है, 2a की वैल्यू 4 है, यही आया। तो कितना आया ये π/3 mm पर सेकेंड। लोकेशन ऑफ नोड्स, तो हमें नोड्स चाहिए तो ये टर्म 0 चाहिए, रट मत लेना कि इसको n पाई कर देंगे। साइन थीटा होता तो n पाई करते, कॉस थीटा है तो इसको ऑड π/2 करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, π/4x इज इक्वल टू ऑड π/2। ऐसे कर सकते हो, या कॉस को साइन कन्वर्ट करते तो साइन के अंदर ये बन जाता, इसको n पाई कर लो, बनेगा तो एक ही चीज। ठीक है, तो इसी को लिखा 2n - 1 π/2 x इज इक्वल टू इंटू 2। ठीक है, x की वैल्यू 4n - 2। अब x की वैल्यू छापो, n की वैल्यू 0 -2 4 2 6 10 सेंटीमीटर अप टू 100।
एंटी नोड, इनके मिड पॉइंट। लास्ट पूछा है टाइम व्हेन पार्टिकल एट x इक्वल टू 5 रीचेस मीन पोजीशन। तो x इक्वल टू 5 की इक्वेशन क्या होगी, तो x की वैल्यू 5 छापो, 4 cos पाई बाय 4 इंटू 5 इंटू साइन पाई बाय 12t प्लस पाई बाय 3। 5 पाई बाय 4 cos 5 पाई बाय 4 नेगेटिव -2√2, और नेगेटिव को अंदर भेजना हमें आता है, पाई इंक्रीमेंट कर दो, पाई बाय 12t प्लस 4 पाई बाय 3। अब ये SHM की इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड 2√2 है, इनिशियल फेज 4 पाई बाय 3 है, मतलब ये अपनी मैक्सिमम से पाई और पाई बाय 3 कंप्लीट कर चुका है, ये पाई बाय 3 कंप्लीट कर चुका है। तो इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचना है तो इतना कवर अप और करना है, देखिए इतना कवर अप और करना है, इतना ऑलरेडी ये यहां पे था, तो कितना एक्स्ट्रा और कवर अप करना पड़ेगा, ये पाई बाय 6 है, ये पाई है, तो एंगल कितना कवर अप करना पड़ेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, पाई बाय 12, ठीक है, तो कितना आया 14 सेकेंड, 14 सेकेंड, ये कितना बना 7/6, 6 से 12 ऊपर गया, 14 सेकेंड आंसर आया, पहली बार 14 सेकेंड में जाएगा। फिर उसके बाद टाइम पीरियड रहेगा 24 ऐड करते जाओ। तो उम्मीद है इसका मैथमेटिक्स समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको x अलग है, ओमेगा t अलग है, तो ये एम्पलीट्यूड बन गया, वो आपका साइन की इक्वेशन है, x की वैल्यू छापोगे SHM की इक्वेशन आ जाएगी, बड़ा आसान सा था। एम्पलीट्यूड के वेरिएशन 0 से 4 के बीच में है, 0 एम्पलीट्यूड नोड का है, 4 एम्पलीट्यूड एंटी नोड का है, नोड पता करना है, इस टर्म को 0 कर दो, ठीक है। स्टैंडिंग वेव की मैथमेटिक्स तो हमने देखी, अब हम देखेंगे कि हम स्टैंडिंग वेव प्रैक्टिकली बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली बनाने के लिए हमें एक वेव इस तरफ से चाहिए, एक वेव इस तरफ से चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, मीडियम सेम चाहिए और एम्पलीट्यूड भी सेम चाहिए। ये दोनों चीजें करने के लिए हमें बहुत बड़ा चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अगर आप इस हिस्से को क्लैंप करें, ये आपकी रोप है, और आप इसको डिस्टरबेंस लगातार देते रहिए, इसको लगातार ऊपर नीचे करते रहिए। अब इससे क्या फायदा होगा कि आप डिस्टरबेंस देंगे तो ये इस तरफ ऐसे डिस्टरबेंस बनेंगे, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे, डिस्टरबेंस ऐसे बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपने जो वेव दी और उस तरफ से रिफ्लेक्ट होके आई, दो वेव अपने आप बन गई। लेकिन प्रैक्टिकली एक छोटी सी दिक्कत है कि रिफ्लेक्ट होके जो आती है उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, लेकिन हम सिर्फ एक बार रिफ्लेक्शन नहीं लेंगे, हम लगातार करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, तो एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ, 3 बार रिफ्लेक्ट हुआ, तो फाइनली क्या होगा कि ढेर सारी वेव आगे जाने वाली हो जाएंगी, ढेर सारी वेव वापस आने वाली। समझिएगा, मैंने ये एम्पलीट्यूड दिया, ये वेव आगे गई, रिफ्लेक्ट होके आई, फिर से रिफ्लेक्ट होके आई, तो ये ट्वाइस रिफ्लेक्टेड वेव है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन, ये थर्ड रिफ्लेक्शन, ये फोर्थ रिफ्लेक्शन, ये फिफ्थ रिफ्लेक्शन, तो ढेर सारे रिफ्लेक्शन होते रहेंगे, ठीक है। और ढेर सारे रिफ्लेक्शन होते रहेंगे तो एम्पलीट्यूड, अब देखिए ये सुपर इंपोज करते जा रहे हैं तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, इधर इनका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतना बड़ा एनर्जी लॉस भी होगा। एक समय ऐसा आएगा कि रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग डिसिपेटेड, और उस समय एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ढेर सारी वेव इस तरफ बन जाती हैं, ढेर सारी वेव इस तरफ बन जाती हैं, इन सब का सुपर इंपोजिशन एक एम्पलीट्यूड है, इन सब का सुपर इंपोजिशन दूसरा एम्पलीट्यूड है, और अब ये दोनों एम्पलीट्यूड रफली सेम है क्योंकि कई सुपर इंपोजिशन के बाद बने हैं। और ये कब के हैं, जब इसकी एनर्जी लॉस ड्रैग के बराबर, इसकी एनर्जी लॉस ड्रैग के बराबर, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम बन गया। तो ऑटोमेटिकली मैं यहां से रिजिड एंड से ओपन एंड से भी रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, फिलहाल में हम आसान केस की बात कर रहे हैं कि रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन लेते तो ढेर सारी वेव इस तरफ, ढेर सारी वेव इस तरफ, ऑटोमेटिकली स्टैंडिंग वेव बन जाती अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती। और ये कंडीशन ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है।
के दोनों का सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, तो स्टैंडिंग वेव तो बनेगी। और जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसका नोड यहां आएगा, ठीक है। और अगर मैंने इस हिस्से को एनर्जी देके रोक दिया है, इसको स्टॉप कर दिया है, तो इसका भी नोड आएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके कि स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि और क्या कंडीशन हो सकती है स्टैंडिंग वेव के लिए। तो रवि वॉलंटियर, उस इंड को पकड़ के रखना, थोड़े और ऊपर कर लेते हैं सो दैट दिख जाए, है ना। तो देखिए अभी इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, थोड़ा ग्रेविटी की वजह से नीचे है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इसमें डिस्टरबेंस दूंगा तो यहां से जाएंगे, वहां से जाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, तो ढेर सारी वेव इस तरफ से, ढेर सारी वेव इस तरफ से, तो फाइनली एक इंसिडेंट वेव बन जाएगी, एक रिफ्लेक्टेड वेव बन जाएगी, ठीक है। तो अब मैं बना के देखता हूं। बाएं हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन थोड़ा फील आ रही होगी कि बन तो रहा है। ये देखिए बीच वाले पॉइंट पे गौर करिए, जो एग्जैक्टली बीच में है। देखिए मेरा हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहा है, उधर रवि का हाथ भी स्टेशनरी है, तो दोनों नोड है और एक बीच में नोड है। और बात सही है, हर दो नोड के बीच में एंटी नोड है। तो ये मोशन कैसी थी, यहां से हम कर रहे थे, ये कुछ इस तरह थी, ठीक है। लेकिन बेहतर है मैं इसका इन्वेलप बना दूं, ये इसका इन्वेलप है, ये नोड, ये नोड, ये नोड, तो ये इन दोनों के बीच में ऑक्सीलेट कर रही है। और ये गौर करिएगा, ये एंड जब ऊपर जा रहा है, ये एंड नीचे जा रहा है, ठीक है। और मेरा हाथ ना के बराबर हिल रहा है, वो भी, मतलब मैं जो एम्पलीट्यूड दे रहा हूं उसके मुकाबले एम्पलीट्यूड काफी बड़ा है। गौर से देखिएगा, एक मिनट, फिर से मुझे दायां हाथ यूज करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड पे हमारा इतना कंट्रोल होता नहीं। ये देखिए मेरे हाथ का एम्पलीट्यूड और जो स्ट्रिंग में एम्पलीट्यूड बना, एक मिनट, जब स्टैंडिंग वेव की कंडीशन आ जाएगी, ये आ गई शायद, ये एक्चुअली इसके कांटेक्ट में रख रहा हूं तो कोलिजन हो रहा है। अब ठीक है, कितने लोब्स हैं, 3। एक मिनट, अपन कर ही गलत रहे, तुम उस तरफ जाओ। तो अब मेरा दायां हाथ काम करेगा, इस पर रखना है इसको। हाँ मैं दिख नहीं रहा, दिख रहा हूं, चलेगा इतना। हाँ अब देखिए, ये गौर करिए कि मेरे हाथ का जो एम्पलीट्यूड है, जो पॉइंट आपको नोट करना है, पहला ये कि मेरे हाथ का एम्पलीट्यूड ना के बराबर इतना सा मूव कर रहा हूं, जबकि यहां इतना बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं हाथ अपना इतना ऊपर नीचे नहीं ले जा रहा हूं, तो मेरा हाथ ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, नोड है, वो पॉइंट नोड पे है। तो ये तो हमने ऑलमोस्ट पकड़ रखे हैं, लेकिन ये बीच में तो नहीं पकड़ रखा, लेकिन ऐसा लगेगा मानो यहां फिक्स्ड हो, ठीक है। और अगली बात ये नोट करनी है कि ये जब ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तब ये ऊपर जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि मोशन कैसी हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी मैंने कहा था कि स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, लेकिन स्टैंडिंग वेव कई बार बन रही है, कई बार नहीं बन रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी घटा रहा हूं, देखना अब क्या होगा। अब भी तो स्टैंडिंग वेव है, देखिए अब भी मेरा हाथ रेस्ट पे, रवि का हाथ भी रेस्ट पे, स्टिल एम्पलीट्यूड अच्छा खासा आ रहा है, तो अब भी स्टैंडिंग वेव बन रही है और एम्पलीट्यूड अच्छा खासा है। तो यहां देखिए बीच में कोई नोड नहीं आया। अब मैंने इसी में, ये देखिए बीच में एक नोड आ गया,
मैं और ज्यादा फ्रीक्वेंसी से इसको मूव करूंगा तो देखिए बीच में दो नोड है। और ज्यादा करना काफी मुश्किल है क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। ये शायद आपको दिखे ही ना, ये 4 लूप्स बन गए। तो बीच में यहां नोड है, वहां नोड है, 4 लूप्स हैं, 5 लूप्स हैं, भगवान जाने, दिख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन कुछ इस तरह आ रही है, यहां पे कंडीशन कुछ इस तरह आ रही है कि हम ऐसी एक स्टैंडिंग वेव बना पा रहे हैं, ऐसी बना पा रहे हैं, मतलब इंटीजर नंबर ऑफ लूप्स में स्टैंडिंग वेव बना पा रहे हैं। ठीक है, मींस हर फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव नहीं बन पा रही, मतलब मुझे कुछ पर्टिकुलर ही लेने पड़ रहे हैं तब जाके स्टैंडिंग वेव बन रही है। रवि, अरे वो स्लिंकी क्यों ले गए? स्लिंकी कहां है? हाँ, तो देखिए कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी वेव दे दें, हमेशा स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। जैसे मैंने कम एम्पलीट्यूड दिया, ये बन गई, कम फ्रीक्वेंसी दी, सॉरी कम फ्रीक्वेंसी दी, ये बन गया। थोड़ी फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा देते, ये देखिए जो बीच वाला पॉइंट है वो रेस्ट पे। लेकिन अगर मैं रैंडम फ्रीक्वेंसी दूं, देखिए ये रैंडम फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, तो ये स्टैंडिंग वेव टाइप की नहीं बन रही, इवन एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं आ रहा है, कुछ पर्टिकुलर पे ही एम्पलीट्यूड ज्यादा आ रहा है। ये देखिए जो ही ये कंडीशन आई, देखिए ये कितने ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट करने लग गया। मींस ये जो दो एंड पे फिक्स था, समझिए ये पॉइंट नोड है, ये पॉइंट नोड है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसी, या पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसी, या पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसी, अप टू सो ऑन। तो या तो एक लूप होगी, या 2 लूप होंगे, या 3 लूप होंगे। और ये अंडरस्टूड है, यहां पे अगर इसकी लेंथ l है तो यहां लैम्डा बाय 2 की वैल्यू l है, यहां 2 लैम्डा बाय 2 की वैल्यू l है, यहां 3 लैम्डा बाय 2 की वैल्यू l है, और यहां पे अगर ये 4 लूप बने होते तो 4 लैम्डा बाय 2 की वैल्यू l है। ऐसे ही n लूप्स अगर बने होते तो n लैम्डा बाय 2 की वैल्यू l है। और शायद ये समझ गए होंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी f, इसकी 2f, 3f, 4f, nf। तो ये इस तरीके से लूप्स बना सकते हैं, और उसके अलावा वाले लूप्स हमसे बनेगी भी नहीं। देखिए मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, जैसे कि ये नोड है, ये नोड है, और ये l, देखिए l लैम्डा बाय 2 है, 2 लैम्डा बाय 2 है, l की वैल्यू 1.2 लैम्डा हो जाता, तो लैम्डा बाय 2 पे एक डिब्बा, 0.5 पे एक डिब्बा, 0.5 पे एक डिब्बा, बढ़ा देता हूं 0.5, 0.5 पे एक डिब्बा, 0.5 पे एक डिब्बा। अब अगला 0.5 पे डिब्बा बनता है इस हिसाब से। ठीक है, मतलब अगर हम इसकी बात माने वेवलेंथ के हिसाब से, तो वेवलेंथ के हिसाब से अगर आप इसको नोड कर रहे हो तो ये नोड नहीं हो सकता, और इसको नोड करोगे तो वो नोड नहीं हो सकता, कंट्राडिक्शन है। मतलब वेव के हिसाब से ये पॉइंट हिल रहा है, जबकि हम इसको क्लैम करके रखे हैं, नहीं हिल रहा है। इसका मतलब जो ही वेव इसको हिलाने की कोशिश करेगी, हम इसको रोक दे रहे हैं, मतलब हम वेव की एनर्जी को खत्म कर दे रहे हैं। ऐसे फील करिए, वेव चाहती थी ये पॉइंट रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, लेकिन ये वाला पॉइंट वेव चाहती थी मूव करे, हम चाहते हैं रेस्ट पे हो क्योंकि हमने क्लेम कर रखा है। तो यहां पे एक तरह से फाइट हो गई, वेव कह रही है हिलो, हम कह रहे हैं मत हिलो, तो वेव इसको एनर्जी दे रही है, हम लेने नहीं दे रहे, हम उस एनर्जी को खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन आ गई तो वेव चाह रही थी रुका हो, हम भी रुका रखे हैं, वेव ने कहा रुका हो, हम भी रुका रखे हैं, और ये कंडीशन अगर मैच कर गई तो हम वेव की एनर्जी को जबरदस्ती लूज नहीं कर रहे, वहां एनर्जी जबरदस्ती लूज हो जा रही है। मतलब ये कंडीशन आना और एम्पलीट्यूड बड़ा होना और एनर्जी इसके अंदर सस्टेन हो जाना, ये तीनों ही चीजें सेम है। मतलब जब जब ये कंडीशन बनेगी, बड़ी बड़ी लूप्स आएंगी, तब तब एनर्जी का लॉस ना के बराबर होगा। हालांकि हमारे पास और बेहतर तरीका है इसको समझने का, और काफी इंटरेस्टिंग। ये रिजिड एंड है, ये रिजिड एंड से
यहां से ये रिफ्लेक्शन ये हुआ, ये वेव हुआ, ठीक है। तो यहां से वेव यहां तक कितना डिस्टेंस मूव की, L। यही वेव रिफ्लेक्ट होके आई और वापस इस तरफ आ गई। सोचो, तो वेव कितना डिस्टेंस मूव कर गई, L जाते समय, L आते समय। तो वेव ने 2L डिस्टेंस कवर अप किया। रिजिड इंड से रिफ्लेक्शन था तो एक पाई का चेंज यहां आया, रिजिड इंड से रिफ्लेक्शन था तो पाई का चेंज यहां आया। 2 बार वेव पाई का चेंज ले ली। और साथ में जरा देखिए 2L का डिस्टेंस और है, लैम्डा का डिस्टेंस 2 पाई के बराबर है, तो L का फेज कितने के बराबर है, L बाय लैम्डा इंटू 2 पाई। तो 2L का फेज, तो देखिए अगर L डिस्टेंस कवर करती तो फेज में जो चेंज आता वो कैसे निकाला, लैम्डा डिस्टेंस पे 2 पाई का चेंज आ जाता है, तो L पे कितने का चेंज आ जाएगा, ये 2L पे कितना आ जाएगा, ये तो टोटल चेंज कितना आ गया, पाई का L का चेंज जाने में, पाई का चेंज L पाई, 2 पाई प्लस 2L। लेकिन ये तो लेंथ है तो इसको कंपेयर करो, 2L बाय लैम्डा इंटू 2 पाई। और अगर ये 2L बाय लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल या इंटीजर बन जाता, या लेंथ n लैम्डा बाय 2 हो जाती, तो ये वेव और ये वेव एग्जैक्टली फेज में आ जाती, ये वेव और ये वेव एग्जैक्टली फेज में आ जाती। फेज में आ जाती मतलब इनके मैक्सिमा मैच करते, मिनिमा मैच करते, ऐसे मतलब एम्पलीट्यूड डायरेक्ट जुड़ते। तो कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है कि यहां से वेव जा रही है, ये वेव रिफ्लेक्ट होके वापस इसके साथ मिल रही है, तो आप इसी वेव को सीधा कर लो। तो ऐसे सोचो, ये L, एक और L, और ये इंड इस इंड से मैच कर रहा है। तो अगर ये 2L, देखिए 2 बार पाई आया था, वो पाई तो कट गया, 2 बार ये 2L आया, अगर ये 2L मिलके n लैम्डा हो जाता तो ये वाला एंड और ये वाला एंड एक सी मोशन कर रहे होते, दोनों एक सी मोशन करेंगे, मतलब इसका मैक्सिमा इसके मैक्सिमा के साथ मैच करेगा, मतलब ये जो फेजर बनेंगे, इसका फेजर ए है तो इसका फेजर भी इधर है। और अगर एक बार ऐसी कंडीशन हुई तो फिर से ये टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो तीसरे का फेजर भी इधर ही होगा। तो जितने रिफ्लेक्शन होंगे सभी के फेजर एक डायरेक्शन में होंगे, और जो कंडीशन इस तरफ है वही बिकॉज ऑफ सिमेट्री इस तरफ होगी, तो यहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर ऐसा नहीं होता, ये ऐसा आ रहा था, ये जो ट्वाइस रिफ्लेक्ट होके वेव आती वो कुछ ऐसी आती, तो इसमें एक फेज फाई का चेंज आता, ट्वाइस रिफ्लेक्टेड होके जो आई वेव। तो पहले वाले का फेजर इधर होता, दूसरे वाले का फेजर इधर होता, तो जो थ्राइस रिफ्लेक्टेड आती उसका फेजर इधर होगा, 4 टाइम्स रिफ्लेक्टेड का फेजर इधर होगा, 5 टाइम्स रिफ्लेक्टेड इधर, 6 टाइम्स इधर, और ये ऑन एन एवरेज सभी आपस में कट जाएंगे फेजर। मतलब अगर कई वेव्स इस तरफ आ गई तो सभी एक दूसरे को काट देंगे। ना काटने की सिर्फ एक ही केस है कि दोनों, मतलब ये वेव सभी एक डायरेक्शन में। फील करिए कि रैंडम वेक्टर्स हैं, अगर रैंडम वेक्टर ऐसे हैं तो पक्का कटेंगे, ना कटने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि सेम डायरेक्शन में हो। तो अगर ये लौट के वापस आने पे फेज 2 पाई हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बनेगी और ये सभी जुड़ जाएंगे और अच्छा खासा एम्पलीट्यूड आएगा लेफ्ट से राइट जाने में। सिमिलरली राइट से लेफ्ट जाने में भी यही होगा। क्यों? एक वेव इधर जा रही है, ये ट्वाइस रिफ्लेक्ट होके ऐसी वापस आती, और ये दोनों वेव फेज में होती। तो स्टैंडिंग वेव बनना और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस of all waves moving in same direction, एक ही चीज है। ये दोनों पॉइंट सेम है,
मतलब अगर आप स्टैंडिंग वेव बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली नीचे की कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, मैं वैसे ऐसा याद रखता हूं कि वेव कह रही ये नोड है, ये नोड है, हम भी यही कह रहे हैं दोनों नोड है, कंट्राडिक्शन नहीं है। और अगर वो कंडीशन ट्रू है मतलब दोनों नोड रहेंगे, मतलब लेंथ L n λ/2 टाइप की होगी, तो उस समय स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग वेव में खास बात क्या है कि लार्ज एम्पलीट्यूड आएगा या स्मॉल एनर्जी लॉस। आपस में नहीं कट गए, जबकि स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही थी तो ये आपस में ही कट गए थे, डैंपिंग तो बाद की बात है, ये आपस में ही कैंसिल आउट हो गए थे। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस आई हैं, ये सभी कंडीशन, इन्हें हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। जो हमारा n λ/2 इक्वल टू L आया, इसी से जो nf0 आया, यही हमारी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, और नाम रिजोनेंस क्यों? वो फ्रीक्वेंसी जिस पे रिजोनेट कर रहा है, और रिजोनेंस की कंडीशन क्या थी? वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसी एट विच एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम, और इसी को हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी फॉर विच द ऑब्जेक्ट क्रिएट्स स्टैंडिंग वेव्स। एक ही चीज है, फ्रीक्वेंसी जिस पे एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम है, ये एनर्जी लिखा है, या वो फ्रीक्वेंसी जिस पे स्टैंडिंग वेव बन रही है, वो दोनों ही चीजें एक ही हैं, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि वो NF0 की कंडीशन क्या है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी यहां इस वाले कंडीशन में हम निकालते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2L/n, C की वैल्यू है √T/μ, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू λf इक्वल टू C, तो दिस बाय दिस, तो n/2L √T/μ ये बना। और nf0, तो ऑब्वियसली f0 की वैल्यू 1/2L √T/μ। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये f0 है, फंडामेंटल मतलब ये वाला, और उसके जितने मल्टीपल हैं सभी मल्टीपल इसके साथ रिजोनेंस की कंडीशन क्रिएट करेंगे। यही वजह थी कि मैं लो फ्रीक्वेंसी पे कर रहा हूं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसी लूप बन रही थी, उस फ्रीक्वेंसी को डबल किया होगा तो ऐसा, ट्रिपल किया होगा तो ऐसा, 4 टाइम्स किया होगा तो ऐसा, और शायद ये हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी लग रही थी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम स्टैंडिंग वेव्स कैसे बना सकते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, और ये कंक्लूजन हमारा क्या है? स्टैंडिंग वेव बनाना या उस फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होना या लॉस मिनिमम होना या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना, वेव का सब कुछ कंडीशन सेम है, एक ही चीज है। ठीक है।